हमारे चैनल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का डिटेल पार्ट 6, जिसके अंतर्गत हम भाग 3 को देखेंगे। हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं, पहले कितने थे अभी कितने हैं और नया कोई ऐड हुआ है कि नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज, जो लोग ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, इसके पहले के पार्ट देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 तक अपलोडेड है, तो उनको भी देख लीजिए। देन छठवा देखिए, है ना। और ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। जल्द ही जो है आपका देखते ही देखते भारतीय संविधान आपका पूरा डिटेल खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं भाग 3, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे मूल अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि राज्य की शक्ति पर ऐसे नियंत्रण स्थापित किए जाने चाहिए जिससे राज्य नागरिकों पर मनमानी शक्ति का प्रयोग ना कर सके। राज्य की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही लगाए जा सकते हैं, यानी कि राज्य किसी भी नागरिक को अपना गुलाम ना बना सके। उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके। तो ऐसे जो है थोड़े से अधिकार होने चाहिए। तो वो अधिकार हमको मौलिक अधिकारों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, ये कहा गया है इसमें। उसके आगे अगर देखें कि इस बात को दृष्टि में रखकर फ्रांस, अमेरिका आदि देश जो है उनके संविधानों में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। पायली के अनुसार मौलिक अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। तो ये किसने कहा? पायली ने कहा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप में देखे थे और बहुतों के द्वारा इन अत्याचारों की भयानकता एवं स्वयं अनुभव की गई थी। यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, भारत में इन अधिकारों को विधानमंडल या सरकारों की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अपूर्ण रूप से पनप नहीं पाया, मतलब अब तक जो है पूरी रूप से लोकतंत्र नहीं पनप पाया है, इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया। ठीक है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था। देखिए मेनली क्या था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत ही हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, हमारे जो पूर्वज थे उनके ऊपर कई लोगों ने कष्ट सहा था, भयानक कष्ट सहा था, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, जो नागरिक हैं उनको भी कुछ अपने अधिकार होना चाहिए, कि सरकार जो है पूरी तरीके से उन पर अपना डिसीजन ना दे पाएगी। कुछ भी हो तो हर जगह सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, कुछ उनके अपने अधिकार होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा था, हमने हिस्ट्री देखा, अम्बेडकर जी ने क्या कहा, पायली जी ने कहा क्या, ये सब हमने थोड़ा सा देखा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चीजें देखते हैं क्या है हमारे पास। तो संविधान के मूल प्रारूप में कुल 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। कितने? 7 मौलिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के मतलब जो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, तो उसमें एक संपत्ति का अधिकार था, से संबंधित अनुच्छेद जो 19 का 1, ठीक है, 19 का 1 का 4 तथा अनुच्छेद 31 को निरसित का मतलब होता है हटा देना या जिसको हम डिलीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कर दिया गया। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिए गए। तो देखिए पहले हमारे पास कितने थे? 7, संपत्ति हट गया तो अब बचा कितना? 6। और विधिक अधिकार, उसको देखिए विधिक अधिकार की श्रेणी में रखते हुए, अब विधिक का मतलब होता है कानूनी, ठीक है, कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखते हुए अनुच्छेद 300 का सृजन किया गया। ठीक है, विधिक अधिकार भी बोल सकते हो आप। अभी देखिए कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो उसमें कानूनी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको विधिक दे दिया तो ये भी आपको, विधायिका नहीं बोलते हम, विधानमंडल विधिक है ये,
तो ये एक तरीके का आपका शासकीय हो गया, यानी कि कानूनी अधिकार हो गया। तो इसका अटना है 300 का क, 300 के क में है ये। अब अगर हम बात करें कुछ और चीजें इससे रिलेटेड कि वर्तमान में संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। वैसे एक अभी जुड़ा हुआ है निजता, है ना, या फिर राइट टू प्रिवेसी, ये अभी जोड़ा गया है 2017 में, इसको भी जो है मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी जो है हिस्ट्री चल रहा है उसका, पुरानी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो वही हम पुरानी चीजें पढ़ेंगे। बाकी उसके लिए मैं आगे आपको वीडियो में मैंने डाला है, वो स्लाइड डाला है, वो जब आएगा तो उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे राइट टू प्रिवेसी का। यहां पर 6 की बात की जा रही है। पहला है समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 आर्टिकल में आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि 14 से 18 किसके अधिकार है? समानता का अधिकार है। उसके बाद दूसरा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण से रक्षा का अधिकार 23 से 24। 25 से 28 है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। 29 से 31 है आपका सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। और 6वें नंबर का जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है 32 से 35। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 14 से 35 तक का आर्टिकल जो है हमारे पास यहां पर, जिनको हमको मोस्ट आईएमपी तरीके से याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है इनको, ये 14 से 35 तक को तो भूलना ही नहीं है आपको। समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता का बोले तो 19 से 22, शोषण का 23 से 24, धार्मिक का आपका हो गया 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी 29 से 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। ठीक, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो मेनली आपको देखिए क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। देखिए 4 और 4, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8, यहाँ पे 8 आया। ऐसे ही जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 1976, 4 + 2 = 6, ये हो गया 6। तो इस तरीके से इनको आप थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो। 44 यानी 78 आएगा, यानी 8 आएगा। 42 मतलब 6 आएगा, यानी 1976। तो ऐसे करके आप यहाँ पर याद हो सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है कि भारत के नागरिकों तथा गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। ठीक है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं और जो भारत के नागरिक नहीं है, यानी कि जो बाहर से आए हुए हैं, तो उन दोनों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, किसको कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है और कौन से प्राप्त हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं इस टेबल के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित सभी मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। यानी जो कि भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकार है, भारत के जो नागरिक हैं, भारत के मूल निवास जो हैं, उनको सभी प्राप्त है। इनमें से जो कतिपय अधिकार मात्र नागरिकों के लिए हैं, जबकि कतिपय मौलिक अधिकार गैर नागरिकों, मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए भाग 3 में जितने मौलिक अधिकार है वो भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए तो सभी हैं, लेकिन कुछ जो हैं बाहर वालों के लिए भी है, तो वो हम बात करते हैं। और कुछ जो है कि सिर्फ नागरिकों को ही मिलेंगे, वो हम देखते हैं कौन कौन से। तो पहला जो है हमारे पास यहाँ पर कि मात्र नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी जो भारत के मूल निवासी है, जिनको भारत के मूल निवासी का दर्जा मिल चुका है, भारत में नागरिक का दर्जा मिल चुका है, उनको जो मिलेंगे वही हम यहाँ पर देखते हैं। 15, अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चीजें आई। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के अगर आधार पर आप किसी से उसका वो करते हो, उसको भेदभाव करते हो, तो वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 चीजें आई, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 यहाँ पे आया आर्टिकल 15। ठीक है, तो यहां पर ये भेदभाव से रिलेटेड हो गया। 16 में क्या है, नौकरियों में अवसर की समानता, सभी को एक साथ नौकरियों में अवसर की समानता दी जानी चाहिए, ये नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं मिलता, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी कोटा मिल जाता है आरक्षण, तो वो आरक्षण एक अपनी जगह अलग चीज है, वो सरकार ने दी हुई है, तो वो इसमें चलता है। लेकिन आर्टिकल 16 में नौकरियों बोला गया है कि नौकरियों में सबको समानता का अधिकार है, एक सा अधिकार है। 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मेनली बोलने की स्वतंत्रता बोली जाती है, तो 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता है।
29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण। 30 में है अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन। तो ये सब चीजें हैं। तो ये किसको प्राप्त है? ये सिर्फ प्राप्त है नागरिकों को, जो भारत के मूल जो है, मूल अधिकार जो है, जो भारत के हैं मूल, उनको ही ये मिलेंगे। जो बाहर का कोई है उसको नहीं मिलेगा। अब गैर नागरिकों की अगर हम बात करें तो क्या क्या है? 14 विधि के समक्ष समानता उनको मिलेगा, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मिलेगा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता भी मिलेगी, जो कि आर्टिकल 21 के तहत है। 23 के तहत है मानव व्यापार एवं बाल श्रम का जो प्रतिषेध है ये भी मिलेगा। 24 संकटापन्न स्थानों पर बालकों के नियोजन का भी प्रतिषेध है, ये भी मिलेगा उनको। देखिए ये दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये बाल श्रम और संकट स्थानों पर बालकों का कार्य में नियोजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, मतलब धार्मिक कार्य जो है आपको कुछ करना है, जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत प्रचलन है इसका। नवदुर्गा आया तो आपने मूर्ति स्थापना कर दी, गणेश चतुर्थी आई तो आपने मूर्ति कर दी, दशहरा आया तो रावण को जला दिया। तो इसकी स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है। तो ये आर्टिकल 26 के तहत एक तरीके से स्वतंत्रता है। 27 की बात करें तो किसी विशेष धर्म की अभिवृत्ति की स्वतंत्रता। 28 की बात करें तो शिक्षण संस्थानों एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। ये सब चीजें जो है यहाँ पर मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये जो है गैर नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, और ये है जो नागरिकों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमको प्राप्त नहीं है। भारत के जो नागरिक हैं उनको तो ये प्राप्त है ही, ठीक, और उसके साथ साथ ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। बात करते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। जो वर्गीकरण हुआ उसके तहत देखते हैं क्या कैसा वर्गीकरण है। समता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक आर्टिकल में है, तो देखते हैं क्या है। विधि के समक्ष 14 में क्या आएगा? विधि के समक्ष समानता और विधि के संरक्षण। 15 में आएगा वही 5 चीज, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर जो होना था। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 है। और छुआछूत का आर्टिकल जो है 17, ये मोस्ट आईएमपी है। आर्टिकल 17 मोस्ट आईएमपी, छुआछूत। तो छुआछूत को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। उपाधियों का अंत, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18 आर्टिकल उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत भी बहुत बार पूछा गया। 17 18 बहुत बार रिपीट होता है ये एग्जामों में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। इसमें देखिए बोलने की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत है। अपराधों में दोष सिद्धि के लिए संबंध में आर्टिकल 20 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 है। और कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से जो संरक्षण मिलता है वो आपका आर्टिकल 22 कहलाता है, 22 के तहत मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम 23 है। और कारखानों में 14 वर्ष से जो बालकों के लिए वो है वो 24 है। तो आर्टिकल 23-24 जो है मेनली आपको बाल श्रम से रिलेटेड है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, तो इसमें अंतःकरण और धर्म के आबादी रूप से मान्य अत्याचार, ये स्वतंत्रता है, आपको धर्म के मानने का है, प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है आर्टिकल 25 के तहत। धार्मिक कार्यों का प्रबंध हो गया 26 में। पहले आपने धर्म को माना, फिर उसका प्रबंध किया। फिर उसके बाद क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए करों के बारे में समुदाय की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा जो संस्थान है, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक या जो शिक्षा है या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो है स्वतंत्रता, वो 28 में मिला है। तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शिक्षा की अगर बात करें जो कि 29 से 30 है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण 29 में है। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थानों का जो वो करेंगे आपका स्थापना, वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत यहाँ पर आता है। संवैधानिक उपचारों की बात करें तो 32 से 35 है। तो जैसे कि 32 आर्टिकल को हम रिट बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, वर्टिकल मूल अधिकारों में उपांतर यानी संशोधन करने की संसद की शक्ति 33, आर्टिकल 33 के तहत संसद की शक्ति है जो मूल अधिकारों में आपके संशोधन कर सकती है। सैनिक कानून वाले क्षेत्रों में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध 34, मूल अधिकारों संबंधित उपबंधों को प्रभावी करने हेतु अनुच्छेद जो है आपका वो है आपका 35। ठीक है, चलिए आगे और हम डिटेल देखेंगे, रिट के बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये वर्गीकरण था, वर्गीकरण में जाना कि किसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो याद क्या क्या रखना है अपन को, मेनली 17 आर्टिकल, 18 नंबर का आर्टिकल, 25 नंबर जो कि धार्मिक है, 24 नंबर बाल श्रम, ये मेनली 4 से 5 आपको याद रखना है।
समानता का अधिकार देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। तो समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। 14 विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण अधिकार। इसमें पहली पदावली ब्रिटेन से ली गई है जिसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। दूसरी पदावली अमेरिका से ली गई है जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में पाए जाने पर कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार करेगा। 14 हो गया आपका। 15 की बात करते हैं। राज्य को यह आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव ना करे। 15 के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं। 15 का खंड 2 सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 का खंड 3 राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। तो ये सब देखिए 15 के अंदर ही है जो हमने डिटेल। मेनली हमने 15 में क्या पढ़ा कि धर्म, जाति, मूल वंश ये तो मेनली है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि खंड 2 में सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। खंड 3 में स्त्रियों और बालकों के लिए एक विशेष प्रावधान और उनके लिए विशेष शक्ति प्रदान की गई है। ये सब चीजें भी 15 के अंतर्गत आते हैं। और चीजें देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। अनुच्छेद 15 का खंड 4 में क्या है, प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान 15 का 4 के आधार पर ही किया गया। तो वही चीज मैंने बताई जो 15 में बोला गया था कि जो आपका नौकरी 16-17 में जो बोला गया था आपका नौकरी के लिए कि नौकरी में समान अवसर दिए जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे ओबीसी और एससी एसटी उनको आरक्षण मिलता है, तो वो 15 के 4 के तहत ही उनको आरक्षण दिया गया है सरकारी सेवाओं में। इस प्रकार अनुच्छेद 15 के खंड 3 और अनुच्छेद 15 1 और 2 के सामान्य नियम के अपवाद हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं आपके, ठीक है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 16। तो 16 में क्या है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 के खंड 2 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल्य, जाति, जो मूल वंश है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर ना तो किसी नागरिक को अपात्र माना जाएगा और ना कोई विभेद किया जाएगा, ठीक है। 16 के 4 में बोला गया है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियां पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार का उपवन तभी किया जा सकता है जब वर्ग पिछड़ा हो और उसका राज्याधीन पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हुआ हो। तो ये सब चीजें जो है आरक्षण से रिलेटेड चीजें हैं आपकी, जो कि आर्टिकल 16 के 4 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। 17 छुआछूत से रिलेटेड जो मैंने आपको बोला था। तो छुआछूत में क्या है कि अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है। उसका किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध होता है या किया जाएगा। ये आर्टिकल 17 के तहत बोला गया है। 17 और आगे देखते हैं क्या बोला जाए। सरकार ने 1955 में जो छुआछूत का था उसको अपराध अधिनियम पारित किया। बाद में से 1976 में संशोधित करके सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 पारित किया गया, जो आज प्रवृत्त है। तो एक तरीके का ये अपराध है आपका, इसमें आपको सजा मिल सकती है। 18 उपाधियों का अंत। राज्य, सेना संबंधी या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं प्रदान करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी जो है राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, किंतु यदि वह उपाधि स्वीकार करता है तो उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, उससे पहले ही अनुमति लेनी पड़ेगी। भारत सरकार ने 1954 से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार देना शुरू किया था, किंतु 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इन उपाधियों का अंत कर दिया। अंततः 1980 में कांग्रेस की सरकार ने इसे पुनः देना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट कब हुआ, 1954 में, और एक बार 1977 में बंद हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये सब पुरस्कार कब नहीं दिए गए, तो आप 1977 उसका आंसर लगाएंगे। आगे देखते हैं कुछ चीजें। अब बात करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है।
19 से 22 तक किया गया। 19 में क्या है कि भारत के नागरिकों को 6 बुनियादी स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की यानी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता है, छठवां वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार की भी स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। तो मेनली देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता आपको दी। उसके बाद आपने क्या किया कि भाई सम्मेलन आप कर लो, विचार आए आपने सम्मेलन किया, सम्मेलन किया तो भाई सम्मेलन करने के लिए 3-4 लोग होने चाहिए, तो आपने एक यूनियन संघ बना लिया। अब लोग बन गए तो आप बहुत सारे 4-5 लोग हो गए, तो हमने कहा चलो एक बार भारत घूम के आते हैं, तो भारत के राज्य क्षेत्र और वहां हम घूम के आ गए। और उसके बाद हमने क्या किया कि भारत के किसी भी भाग में निवास करना है, अब घूमने गए तो कोई भी भाग हमको अच्छा लग गया तो वहां जाके हम निवास करने लगे। अब निवास हमने कर लिया, तो निवास करने के बाद हम क्या करेंगे कि भाई हमको वहां अपना जीवन चलाना है, आजीविका करना है, ये सब करना है। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि व्यापार और कारोबार करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि 19 में क्या है, 6 है, तो 6 में कौन कौन से, पहला हम विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद हम सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन करने के लिए आदमी चाहिए, तो आदमी के लिए हमने यूनियन बना लिया, तो तीसरे में यूनियन आ गए, 4-5 लोग हो गए, तो हमने कि चलो भारत एक बार घूम के आते हैं, तो भारत के राज्य से स्वतंत्र घूम के आ गए। घूमने के बाद वहां कोई जगह अच्छी लग गई, हम वहीं निवास करने लगे। अब निवास कर लिया हमने, तो व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कि वहां पर हमको व्यापार करेंगे तभी तो वहां पर अपनी जीविका चला पाएंगे, तो ये सब चीजें हमको यहाँ पर मिल गई। बात करते हैं आगे, उपयुक्त स्वतंत्रता राज्य के विरुद्ध सभी नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कोई जो है आत्यांतिक या असीमित अधिकार नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाचारों को जानने का अधिकार सम्मिलित है, यानी कि जो प्रेस है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि 19 का फर्स्ट में जो है आपका मीडिया का जो कि हमारा चौथा स्तंभ भी बोला जाता है, तो मीडिया इसमें आता है। मीडिया को जो अधिकार है पूछने के, ये 19 के 1 में ही आते हैं। आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद जो आपका यहाँ पर 20 दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या है, 20 में सभी व्यक्तियों को चाहे वे विदेशी हो या नागरिक हो अधिकार देता है कि जब तक उनसे किसी कानून की अवहेलना करके कोई अपराध ना किया हो, दोष सिद्ध ना किया जा सके। जिस समय किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस समय उस अपराध के लिए जितने भी दंड संभव थी, उस व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यानी कि जो दंड जिस अपराध के लिए वही दंड उसको दिया जाएगा भारतीय दंड संहिता के अनुसार। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। और तीसरा में क्या है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें 20 में दी गई हैं। 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में उपबंध करता है। अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बात करते हैं आगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता केवल शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि 21 में मेनली है कि स्वतंत्रता पूर्वक जीना तो है, लेकिन गरिमा के साथ, हमारे गौरव के साथ जीवन जीने का अधिकार है। बात करते हैं 21 का तो 21 के का 86वां संविधान संशोधन जो था 2002 ईस्वी में के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है और प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 6-14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये याद रखना है कि कब ये शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 86वां जो संविधान संशोधन था जो कि 2002 में हुआ है, और 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान इसमें किया गया है। 22 की अगर हम बात करें तो व्यक्ति को गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। 22 में क्या है, यह प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना आवश्यक है। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अधिवक्ता के माध्यम से अपनी सफाई पेश करने का अधिकार दिया गया है तथा प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना आवश्यक है। ये सब चीजें यहाँ पर 22 में दी गई हैं। 22 के अंतर्गत खंड 3 से 7 तक जो मां निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक, 22 में क्या है, संसद को निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने के लिए यहां पर किया गया है। ठीक है, निवारक निरोध से संबंधित है ये आपका।
ठीक 22, और इसी निवारक निरोध जो है, इसी के लिए 22 में ही संसद जो है कानून बना सकता है। निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के लिए निरोध में रखा जा सकता है। बात करते हैं उसके बाद सर्वप्रथम 1950 में संसद ने निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था, जिसमें 1969 में प्रयास किया गया। सन 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा पारित किया गया, जिसे 1977 में जनता सरकार ने निरस्त कर दिया। पुनः 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो ये सब चीजें हुई कि 1950 में निवारक निरोधक अधिनियम आया, जिसे 1969 में जो है प्रयास कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 71 में उसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। 77 में जनता सरकार ने उसको फिर हटा दिया, फिर 80 में फिर चालू हो गया। तो मेनली क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब आया, तो 1971 में, फिर जो कि हम मीसा के नाम से जिसको हम जानते हैं, फिर उसको 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के नाम से भी उसको पारित किया गया। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है कि अनुच्छेद 23 मनुष्यों के क्रय विक्रय, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम या बालात श्रम को जो है प्रतिष्ठित करता है और तथा उसको उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित करता है। तो शोषण के विरुद्ध आप कोई जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, अगर वो आप काम करते हो तो आपका अपराध माना जाएगा और दंड दिया जाएगा। 23 में न केवल राज्य के विरुद्ध वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह संरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। राज्य को सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ऐसी सेवा धर्म, मूल, जाति या वर्ग के विभेद के बिना सभी पर समान रूप से आरोपित की जानी चाहिए। 24 में देखते हैं कि यह उपबंध रखता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खानों में किन्हीं अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये बहुत बार पूछा गया है 24वां, ये 14 साल से कम बच्चों को काम करने, ये कहीं पे खतरनाक जगह पे या कहीं भी होटलों, खानों, कहीं जगह पे भी काम में नहीं रखा जाए, उनको पढ़ाई कराई जाए, ये इसलिए यहाँ पर बोला गया है। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि 25 से 28 है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत भारत के सभी व्यक्तियों को धर्म में विश्वास करने, धार्मिक कार्यों व उनका प्रचार करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या है कि यह प्रावधान करता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। किंतु धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। 26 की बात करें, सभी धार्मिक संप्रदायों तथा उनकी शाखाओं को यह देता है कि वे धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, और उनका पोषण कर सकते हैं और उन्हें संपत्ति, स्वामित्व, अर्जन और प्रबंध का अधिकार होगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। 27 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृत्ति या पोषण में व्यय के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अपनी स्वेच्छा से आपको देना है। यह प्रावधान करता है 28 का कि जो विद्यालय पूरी तरह से सरकारी राजकोष में चलाए जाते हैं उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और जो विद्यालय सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं तथा जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनमें विद्यार्थी या तो उनसे संरक्षक की स्वीकृति के बिना दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी धर्म, जाति विशेष से आप रिलेटेड शिक्षा वहां पर नहीं दे सकते। बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। जैसा कि हम जानते हैं, कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं। अतः संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 29 में क्या बोला गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण जो है प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार और गारंटी देता है। 30 में बोला गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग हो, या अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर उन्हें प्रबंधन का अधिकार देता है। यानी धर्म से रिलेटेड अल्पसंख्यक हो
या फिर भाषा के आधार पे वो अल्पसंख्यक हो तो वो अपनी पसंदीदा शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। 30 में बात करें, 30 में के खंड 2 में यह प्रावधान दिया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि कोई संस्था किसी विशेष धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों की सार्थकता तभी होगी जब उन्हें लागू किया जा सके और उनके उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्राप्त किया जा सके। हमारा संविधान न केवल कतिपय मूल अधिकारों की गारंटी देता है वरन सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना के लिए किए गए कार्यों के विरुद्ध नागरिकों को उपचार प्रदान करने का भी अधिकार देता है। यानी कि हमको मौलिक अधिकार भी देता है और अगर उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन सरकार के द्वारा ही हो रहा है तो आप उसके लिए भी केस करके आप उसको बताओगे सरकार को कि ये हमारे साथ इस विभाग के द्वारा हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायिक यानी कि आता है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं और आपका अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आप सही साबित होते हैं तो आपको उसके लिए मदद की जाएगी सरकार के द्वारा। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो नागरिक अपने अधिकारों के विरुद्ध सरकार के किसी भी कृत्य को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। ये चीज वही मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अर्जी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अभिलेख जारी करने की जो है शक्तियां प्राप्त है, यानी कि जिसको हम रिट बोलते हैं। तो रिट से रिलेटेड आर्टिकल जो है आपका 32 है। इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध 5 प्रकार के अभिलेख जारी करता है, जिसको पहला बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध और चौथा होता है उत्प्रेरण और पांचवा होता है अधिकार प्रक्षा। क्या क्या? जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार प्रक्षा। बात करते हैं आगे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधी तथ्य देखिए क्या क्या है। तो प्रलेख प्रकार आवेदन कौन कर सकता है, जिसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है और जारी किए जाने की स्थिति। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये सामान्य प्रकार का है, पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी कर सकता है और निरुद्ध करने वाले राज्य सहित कोई भी एजेंसी जो भी होगा व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने के बाद। परमादेश सामान्य पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, लोक अधिकारी, सरकारी निगम, न्यायिक अधिकारी इनके विरुद्ध यहाँ पर किया जा सकता है। संबंधित लोक अधिकारी जो भी उससे संबंधित है। प्रतिषेध की बात करें तो न्यायिक है जो कि और पीड़ित व्यक्ति आवेदन जो है कर सकता है यहाँ पर। और अधीनस्थ न्यायालय अर्थ जिसके उसमें न्यायालयिक त्रुटि होने के पूर्व। उत्प्रेषण की बात करें तो न्यायिक है ये, पीड़ित व्यक्ति, अधीनस्थ न्यायालय, अर्ध न्यायिक अधिकारी न्यायिक त्रुटि होने के पश्चात, त्रुटि हो गए उसके पश्चात आप ये लगा सकते हो। अधिकार प्रक्षा की बात करें तो सामान्य है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लोक अधिकारी के विरुद्ध, लोक अधिकारी को विधिक रूप से पद धारण का अधिकार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का कोई भी कर सकता है। तो ये हमने 5 देखा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण जो है आपका, उसके बाद 5वां है अधिकार प्रक्षा। तो इसके अंतर्गत थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो इसका अर्थ है सशरीर उपस्थिति। ठीक है, यह उस साधारण व्यक्ति के लिए एक उपचार है जब वह संवैधानिक संतुति के बिना कैदी बनाया गया हो, अगर उसको किसी बिना कारण के कैदी बना लिया गया हो। परमादेश इसका होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई व्यक्ति लोक प्राधिकारी, सरकारी निगम, जो सरकार निगम है आदि अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा बरतते हैं, तब न्यायालय द्वारा उनको यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करें तथा कोई कार्य विशेष नहीं करें। तो ये हम आदेश देते हैं, परमादेश का मतलब होता है। प्रतिषेध की बात करें तो मना करना, एक याचिका है जो उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय न्यायालय को जारी किया जाता है। यह उनको उस केस को आगे बढ़ाने से रोकता है जो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जब एक अधीनस्थ न्यायालय, एक न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो न्यायालय में पेशी से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण की बात करें, इसका अर्थ होता है
सूचित करना, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्यायालय निर्णय हेतु वरिष्ठ न्यायालय में भेज दें। अधिकार प्रकक्षा, इसका अर्थ होता है आपका अधिकार क्षेत्र क्या है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी, जो पदाधिकारी होते हैं, के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में उसे कार्य करने का वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रकक्षा आदेश के तहत उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है इसके डिटेल में दिया। तो ये 5 जो रेट के नाम से जाने जाते हैं आर्टिकल 32, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनकी डिटेल्स वगैरह जो है मेंस वगैरह में पूछ लिया जाता है। जैसे आप पीएससी, एमपीपीएससी हो गया, इन सब में ये सब चीजें आखिर मेंस एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। बात करते हैं थोड़ी सी और चीजों की कि संवैधानिक उपचार जो है उससे रिलेटेड। तो 32 से 35 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। इन अनुच्छेदों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो रिट को जो है संविधान की आत्मा क्या कहा गया है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत न्यायालय प्रलेख यानी कि रिट की बात की जा रही है, रिट जारी कर अनुतोष प्रदान करता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकालीन स्थितियों में अनुच्छेद 21 और 22 का निलंबन नहीं होता है, किंतु 19 का निलंबन हो जाता है। तो 19 से जो हमने पढ़ा था, 19 के अंतर्गत 6 जो हमने याद किए थे उनका निलंबन हो जाता है कि अगर आपका 352 लगा हुआ है तो आप जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद निवास करने की, कारोबार करने की, इन सब चीजों का हनन हो जाता है आपका। अनुच्छेद 32 का निलंबन संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने के अतिरिक्त नहीं किया जा सकता। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आरटीआई जो की है आपका, तो इसमें क्या दिया गया है कि सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है, यानी कि एक न्यायिक कानूनी अधिकार है। तथापि इसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 19 का 1 का के अंतर्गत दिया गया है। नागरिकों को किसी भी सरकारी और सार्वजनिक प्रतिष्ठान की सूचना प्रदान करने का अधिकार अधिनियम 5 के अंतर्गत किया गया है। कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क जमा करके किसी भी लोक अधिकारी से संबंधित सूचना 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में प्राप्त कर सकता है। सूचना न प्राप्त होने पर राज्य सूचना आयोग जो है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग से शिकायत अपील की जा सकती है। नागरिकों का यह अधिकार देश की सुरक्षा जो है, वैदेशिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों, गुप्तचर ब्यूरो इत्यादि मामले में प्रतिबंधित है। अब जो बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो ये आपका लगभग आई थिंक 24 अगस्त 2017 को ये चीज लागू हुई है इसी समय। तो निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी, तो पहले इसको पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूं क्या है। ये एक मौलिक अधिकार है। इसका जन्म अनुच्छेद 21 के अधीन हुआ है और 21वीं सदी में भी हुआ है। 21वीं सदी में हुआ इसीलिए इसको 21 में रखा गया। अनुच्छेद 21 का पाठ इस प्रकार है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जाहिर है कि अनुच्छेद 21 एक पंक्ति का है, किंतु जो न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में निर्णय अनुसार इसका आयाम अत्यधिक बढ़ गया है और भविष्य में बढ़ता ही रहेगा। देखिए मेनली क्या है कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको हम किसी को बताएं, ये हमारा अधिकार है कि हम किसी को बताना चाहे तो हम बताएं, हमको नहीं बताना हम नहीं बताएंगे अपने जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन यही मेन अधिकार यही है कि अगर कोई हमसे पूछता है, सरकार भी पूछती है, अगर हमको नहीं बताना है तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन इसमें एक उपबंध यह किया गया है कि अगर सरकार किसी मामले के लिए आपसे पूछताछ कर रही है या कुछ इंपॉर्टेंट कहीं पे सरकारी संस्था में उसकी जरूरत है, आपको वहां पे देना ही है, तो वो आपको देना पड़ेगा, वहां पर आप नहीं छुपा सकते। लेकिन नॉर्मल आप उसको छुपा के रख सकते हैं। लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि जैसे कि आधार कार्ड जो है, तो आधार में आपकी पर्सनल डिटेल है, फिंगरप्रिंट वगैरह तक सब कुछ है, तो उसको जो है सरकार हर जगह वो कर रही है, हर जगह अनिवार्य कर रही है, जिस कारण से ये अधिकार का जो है राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। और इसी के लिए इस पे जो है कई सारी आपकी याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। तो मेनली जो राइट टू प्राइवेसी का ये है कि आपके जो अधिकार हैं, जो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको दूसरी जगह शेयर ना किया जाए, यही चीज बोला गया। तो ये भी एक तरीके का अब से जो है हमारा मौलिक अधिकार बन गया है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हैं। तो यहां पर जो है ये वीडियो समाप्त होता है। तो
अब आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और ये फेसबुक पेज की लिंक दी गई है, ट्विटर की लिंक दी गई है, और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम भी की लिंक दी गई है। तो उस पर आप जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कीजिए, हमारी वेबसाइट को भी विजिट करते रहिए। तो चलिए हम मिलेंगे आने वाले पार्ट में, जो कि इसका अगला पार्ट जो भी डिटेल होगा उसमें हम कुछ और चीजें जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।